दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री भी कमाल की चीज है। एक मुद्दे को उठाते हैं और समूचा देश उसमें उलझ जाता है। ना सिर्फ उलझता है बल्कि देखने और समझने लगता है कि अब वो कहां पर खड़ा है। राजनीतिक तौर पर नेताओं को लगता है अगर इस मुद्दे के आसरे सत्ता मिल गई तो वाह वाह, और नहीं मिली तो देखेंगे आने वाले वक्त में होगा क्या। इस देश के लोग भी सोचने लगते हैं अच्छा अब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो कौन सा असर उन पर पड़ने वाला है। लेकिन यह कोई नहीं जानता है कि दरअसल जो ऐलान होते हैं उसके नीचे की जमीन है भी या नहीं है। सरकार के पास कोई डाटा है भी या नहीं है, या सरकार यूं ही ऐलान करके समूचे देश को उलझा देती है। महिला आरक्षण बिल हमारे सामने आकर खड़ा हो चला है, लेकिन क्या कोई वाकई बतला सकता है यह कब से लागू होगा, और लागू होगा तो कहां कहां कैसे किस रूप में लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी। जी नहीं, हमने 2021 की जनगणना की ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि इस देश में कितने नागरिक हैं। हमें नहीं जानकारी है कि 18 बरस के ऊपर जो वोटरों की तादाद होती है वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी बढ़ चुकी है। वो आंकड़ा धीरे धीरे निकलेगा जब चुनाव का ऐलान होगा। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि अगर इस देश की जनसंख्या की जानकारी नहीं है तो इस देश में कल्याणकारी योजनाएं बनती कैसे है। कैसे सरकार को पता है कि कितने किसान छोटे हैं और कितने सीमांत किसान हैं। उनकी संख्या जो सरकार ने निर्धारित की, जब जनगणना हुई नहीं तो वो जानकारी कहां चली गई। क्या वाकई सरकार जानती है इस देश के भीतर में कितनी महिलाएं दिहाड़ी में काम करती हैं, कितनी महिलाएं बिजनेस करती हैं, कितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में मजदूर काम करते हैं और उन मजदूरों में महिलाओं की कितनी तादाद है। क्या वाकई सरकार को पता है, या सिर्फ एक जुमला उछाल दिया गया कि हां अब यह होगा। यानी बरसों बरस से जो चीजें चली आ रही है उसकी कोई जमीन तो तैयार होनी चाहिए। और अब बड़ा सवाल तो यह भी हो चला है, जब देश के पास इस देश के फैक्ट्स ही नहीं है तो यह देश को चलाया कैसे जा रहा है। और जब जब जिक्र पिछड़ों का होता है, आर्थिक तौर पर गरीबों का होता है, जब दलितों का होता है, जब आदिवासियों का होता है, तो इनकी जनसंख्या क्या सरकार को पता है। 2011 में तकरीबन 121 करोड़ की जनसंख्या भारत में थी, लेकिन 2021 में क्या होगा, यानी 2011 के बाद 21 में क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन अब 2023 में खड़े हैं और यूनाइटेड नेशन कहता है कि भारत की जनसंख्या 142 करोड़ हो चुकी है। 142 करोड़ का मतलब यह है कि 21 करोड़ लोग 2011 के बाद से बढ़ चुके हैं। कौन से लोग बढ़े हैं? क्या वो हिंदू हैं, क्या मुसलमान हैं, क्या ओबीसी हैं, क्या दलित हैं, क्या आदिवासी हैं, क्या पुरुष हैं, क्या महिलाएं हैं? किसकी तादाद बढ़ी है और योजनाएं इस देश के भीतर में कैसे चलती है? तो क्या सब कुछ हवा में है? और उसी प्रक्रिया के भीतर महिला बिल भी सामने आकर खड़ा हो गया, जिसको लेकर तमाम आंकड़े बार बार परोसे जा रहे हैं कि हां अब तो ऐसा होगा कि जो शेड्यूल कास्ट के भीतर आरक्षण था जितनी सीटों को लेकर, उसमें से 33% महिलाओं के लिए निकाल दीजिए। फिर कहा गया जो शेड्यूल ट्राइब है उसके भीतर से भी 33% निकाल दीजिए, बाकी जनरल कैटेगरी में होंगे। तभी शोर हुआ पार्लियामेंट के भीतर, नहीं नहीं पिछड़ों का भी तो आपको सोचना चाहिए, और पिछड़ों को लेकर और पिछड़ों की जनसंख्या कितनी है सरकार ने तो इस पर भी चुप्पी थाम ली। अलग अलग राज्यों ने कहा हम जनसंख्या कराएंगे और पता लगाएंगे इस देश में अदर बैकवर्ड क्लास कितनी है। लेकिन सरकार के पास कौन से फिगर हैं? क्योंकि जब आप उस दिशा में जाएंगे जहां पर पार्लियामेंट के भीतर हर तीसरा जीता हुआ सांसद कोई महिला होगी, यह स्थिति कब आएगी कोई नहीं जानता है। क्योंकि जनगणना जब तक होगी नहीं, जनगणना के बाद अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटरों की संख्या जब तक पूरे तरीके से सामने आएगी नहीं, तो पैमाना क्या होगा और परिसीमन तय कैसे होगा। जब कुछ भी नहीं है तो आज किन बातों का कैसे जिक्र किया जाए। क्या इस बात का जिक्र किया जाए कि जो डाटा इस देश के सामने है और जो डाटा इस दौर में छुपा लिया गया, और जिस डाटा के आश्रय सरकार सोचती है और इस देश की हकीकत जिस डाटा को देखती है, कहां पर आज आप खड़ा होना चाहेंगे। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग माध्यमों से चीज़ों को परखा और निकाला। उन्होंने एक बात बहुत साफ तौर पर टीम ने कही कि देखिए, हम जिस डाटा को आपको दे रहे हैं उस डाटा के जरिए इस देश के भीतर में जो तमाम इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं
उनके जो अपने फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं उसके आधार पर यह चीजें आपको दी जा रही हैं। तो हमें लगता है महिला आरक्षण से पहले इस बात को सिर्फ समझ लीजिए कि इस देश के भीतर में कितनी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, इस देश के भीतर में कितनी महिलाएं हैं जिनकी परिस्थिति इस देश में इतनी नाजुक इस दौर में हो गई कि उनको लेकर रास्ता निकलेगा क्या। तो ऐसे में चुनाव के मद्देनजर क्या यह महिला आरक्षण का मुद्दा एक झटके में नई पार्लियामेंट के साथ यह कहकर उछाल दिया गया अब ऐतिहासिक फैसले लेंगे। जब जब पार्लियामेंट के भीतर महिला आरक्षण का जिक्र हुआ है तब तब की राजनीति को अगर याद कीजिएगा तो बीते 30 वर्षों से आप उस राजनीति से सिर्फ धोखा खाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में आपको धोखा लग गया, लेकिन जरा इस देश के फैक्ट्स को पहले समझ लीजिए। यह इसलिए समझना जरूरी है तब आप उस हकीकत की जमीन पर खड़े हो पाएंगे। हिंदुस्तान के भीतर आज की तारीख में तकरीबन 95 करोड़ वोटर हैं। जो इलेक्शन कमीशन का डाटा कहता है उस 95 करोड़ में से 46 करोड़ वोटर महिलाएं हैं। उस महिलाओं के लिए जो इस देश में काम की सुविधा है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे सैलरी क्लास में आती हो, चाहे किसानी करती हो, चाहे दिहाड़ी करती हो, CMIE ने एक डाटा निकाला कि इस देश के भीतर में मजदूर और कामगारों का हाल क्या है। 95 करोड़ वोटरों में से इस देश में एम्प्लॉयमेंट जो है वो 50% को भी दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। आप कहेंगे 18 बरस का लड़का कहां काम करता है। इस देश में तो 14 बरस के बाद से काम करने की शुरुआत हो जाती है, लेकिन 18 से 25 के बीच के हिस्से को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, स्कूल से निकला है, तो आप जो इस देश के भीतर जो मजदूरों की तादाद है, जो लेबर कमीशन अपने तौर पर कहता है 14 के बाद से हमको गिनना चाहिए, तो यह लगभग इक्वल हो जाता है जो 14 के बाद से लोग काम करने की शुरुआत करते हैं। और हम आप जो सोचते हैं कि 18 से 25 के बीच में तो बालक पढ़ रहे होंगे, लड़कियां पढ़ रही होंगी, उनको मत गिनिए। लेकिन जो डाटा निकल कर आता है वो बताता है कि अगर 95 करोड़ वोटर हैं तो 40 करोड़ 58 लाख लोग इस देश में इंप्लॉयमेंट के से जुड़े हुए हैं। वो दिहाड़ी मजदूरी हो, किसी भी तरीके की मजदूरी हो, व्हाइट कॉलर हो, किसी भी कॉलर की मजदूरी हो, वो लगभग 40 करोड़ 58 लाख है। इसमें से महिलाएं कितनी हैं? हैरत करने वाली स्थिति है कि जो महिलाओं की संख्या जो काम करती हैं वो सिर्फ 3 करोड़ 82 लाख है। अब 3 करोड़ 82 लाख में से सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं जिनकी संख्या 1 करोड़ 85 लाख है। यानी तकरीबन यह 45% दिहाड़ी मजदूरी है। जो किसानी करती हैं उनकी संख्या लगभग 69 लाख है। जो सैलरी पाती हैं अलग अलग जगहों पर उनकी संख्या लगभग 89 लाख है। और जो बिजनेस से जुड़ी हुई है उनकी संख्या लगभग 38 लाख है। पुरुषों का मत पूछिए, पुरुषों का वर्चस्व है। तकरीबन 36 करोड़ 77 लाख पुरुषों इस देश के भीतर में काम करते और महिलाएं सिर्फ 3 करोड़ 82 लाख। यह बात अब यहीं से शुरू होती है। और इस बात का जिक्र इसलिए भी जरूरी है करना क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर महिलाओं को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में महिलाएं आएंगी, उसके बाद इस देश के भीतर की स्थिति शानदार तरीके से चलेंगी। लेकिन आएंगी कब और चलेगी कब? मौजूदा सच तो पार्लियामेंट का यह है कि हर तीसरा शख्स वहां पर जो बैठा है, तीसरा भी मत कहिए, दूसरा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 200 लगभग 22 से ज्यादा सांसदों के ऊपर कुछ कुछ ऐसे आरोप लगे हैं जो बहुत संगीन भी है। यानी दागी सांसदों की तादाद हर दूसरे उम्मीदवार के तौर पर है। यह अच्छी बात होगी कि महिलाएं पार्लियामेंट में आएंगी तो उन पर कम से कम उन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया होगा और उनकी तादाद इस रूप में तो नहीं होगी कि वह दागी हैं। तो जाहिर तौर पर एक उत्साह का वक्त है, अच्छी बात है। लेकिन यह लागू होगा कब से? सरकार ने तो हवा में उछाल दिया और उसके भीतर का सच अब यह है कि हर तीसरी सदस्य पार्लियामेंट के भीतर जो आधी आबादी है उसको आ जाना चाहिए और इसके लिए नियम कायदे भी सरकार ने बतला दिए। कहे कि दरअसल अब महिला आरक्षण जो लागू हो रहा है उसमें यह रोटेशन पर होगा, 15 बरस के लिए होगा। SC और ST के मातहत जो भी अभी तक रिजर्वेशन है उसमें भी 33% होगा। उसका अगर हिसाब लगाइएगा तो जो 84 सीट शेड्यूल कास्ट की रिजर्व है उसमें से आप 28 सीट निकाल दीजिए, वो महिलाओं के लिए हो गई। इसी तरीके से जो शेड्यूल ट्राइब की 47 सीटें हैं उसमें से 15 सीट निकाल दीजिए।
अब जब आप इसको निकाल चुके होंगे तो आपके जहन में आएगा बाकी कितनी बची और बाकी बचती हैं, इसमें मिला के 138 सीट ऐसी होगी जो जनरल कैटेगरी की होगी। आप कहेंगे कुछ भी हो रहा है लेकिन शानदार है, हम भी कह रहे हैं शानदार है, लेकिन लागू होगा कब? जनसंख्या पता नहीं है, परिसीमन की जानकारी नहीं है। हम इन बात का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं, इसको एक क्षण के लिए भी ऐसे भी समझिए, इस देश के भीतर में हमारी टीम ने निकाल के दिया कि आप इसका जिक्र जरूर करें कि मल्काजगिरी जो है सबसे बड़ी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। 2014 में यहां के वोटरों की तादाद थी 29,53,000। 2019 में यह बढ़कर 31,50,000 हो गए और आज की तारीख में वहां पर 33,75,000 है। अब जरा सोचिए, 33,75,000 लोग एक सांसद को चुनते हैं और इस देश के भीतर की जो सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लक्षद्वीप की है, जहां पर आज की तारीख में लगभग 50,000 वोटर एक को चुनते हैं, एक पार्लियामेंट्री को चुनते हैं। तो जब आप डिलिमिटेशन की तरफ बढ़ेंगे और जब आप परिसीमन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले आपको जानकारी हर दिशा में होनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि 2011 की जनसंख्या कहती है कि 121 करोड़ 8,54,977 जनसंख्या थी। यूनाइटेड नेशन 2023 के अगस्त के महीने तक की जानकारी देता है कि भारत में 142 करोड़ 86,27,663 जनसंख्या हो चुकी है, यानी 21 करोड़ 77,72,686 इस देश की जनसंख्या बढ़ चुकी है। एक क्षण के लिए सोचिए, जब पहली बार 1931 में जनगणना हुई थी उस समय भारत की जनसंख्या तकरीबन 28 करोड़ थी, यानी एक उस वक्त का भारत इस दौर में बीते 10 बरस से ज्यादा में बढ़ चुका है। 12 बरस 13 बरस होने को आ रहे हैं, बढ़ चुका है। बेस है नहीं, और शायद इसीलिए हमने आपसे एक सवाल और किया था, यह देश चल कैसे रहा है? किसे पता है कि इस देश में गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को जो अनाज बांटा जाता है उनकी संख्या क्या 80 करोड़ ही है और उसके मातहत क्या 100 करोड़ वो पार नहीं कर गए हैं? क्या वाकई सरकार दावे के साथ कह सकती है कि छोटे और सीमांत किसानों की संख्या इस देश के भीतर में 9 करोड़ ही है? इस दौर में तो किसानों की जमीन और खत्म हुई, जो छोटे और सीमांत किसान थे उनकी तादाद और बढ़ी, और इसकी एक रूपरेखा मनरेगा में नजर आती है। मनरेगा के भीतर जितनी बड़ी तादाद में जो किसान छोटे थे वो मजदूरी के लिए पहुंच गए, वो राज्यवार डाटा जब हमारी टीम ने जुगाड़ना शुरू किया तो पता चला कि लगभग उसमें 17% लोगों का इजाफा इस तरीके से हुआ है जो कल तक छोटे और सीमांत किसान माने जाते थे, अब वो मजदूरी में तब्दील हो गए हैं। तो हमें जानकारी नहीं है इस देश की सामाजिक परिस्थितियों की, और उस आकलन को हम आर्थिक तौर पर बता पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमने इस पार्लियामेंट को लेकर एक आवाज उठाई है कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। वो भागीदारी होनी चाहिए, उसके लिए जमीनी काम हम नहीं करेंगे, हमने उस पर रोक लगा रखी है, और जब नहीं करेंगे तो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? हर पार्लियामेंट के भीतर जिक्र तो राजीव गांधी से आज किया गया और बताया गया राजीव गांधी के काल में, फिर बताया गया इंदिरा गांधी के दौर में, फिर बताया गया नेहरू के वक्त में भी सोचा जाता था, फिर कहा गया उसके बाद बहुत चीजें डेवलप होती चले गई, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हुआ, मनमोहन सिंह का काल भी आ गया, लेकिन ईश्वर ने मौजूदा प्रधानमंत्री को भेजा है कि आपको अच्छे काम इस दौर में करने हैं। खुद प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर इसका जिक्र भी कर दिया। लेकिन फिर वही सवाल है, वैज्ञानिक तरीके से चीजों को परखिए तो इन चीजों का इंप्लीमेंट तुरंत होना चाहिए। 8 महीने का वक्त है, इस 8 महीने में जो जनगणना इस देश की है वो सामने आनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में परिसीमन तय होना चाहिए। इस 8 महीने के भीतर परिसीमन तय करके, क्योंकि इंडिकेशंस यही थे, जहां जहां 18 से 20 लाख से ज्यादा के वोटरों की मौजूदगी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, और उसका जब हिस्सा निकाला गया तो इस देश के भीतर में 180 के लगभग ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं लोकसभा की जहां पे 18 लाख से ज्यादा वोटर हैं, यानी अब वो एक के बदले 2 सदस्य चुन लें।
इस बात का जिक्र किया गया। आबादी के आधार पर अगर देखिएगा, जिसके दायरे में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, दूसरे नंबर पर राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, तीसरे नंबर पर गुजरात, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, पांचवें नंबर पर बिहार, छठे नंबर पर हिमाचल प्रदेश। और महिला आरक्षण जो लागू करने का जिक्र है, इसको लेकर कमोवेश पूरे इंडिया ने, जो विपक्ष की दिशा में सबकी सहमति थी, उसमें खुले तौर पर समाजवादी पार्टी और आरजेडी नहीं कह पाई, क्योंकि इससे पहले लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव ने विरोध किया था और इस बात का जिक्र करते थे कि अब इसमें शहरी महिलाएं ज्यादा आ जाएंगी, ग्रामीण महिलाएं नहीं आएंगी। इसका उन्होंने वजह बताई थी कि वह उस रूप में वो बहुत अंतर्मुखी होती हैं, वो बोल नहीं पाती और चुनाव के मैदान में कूदने के लिए आपको बहुत वोकल होना पड़ता है, आपको खूब बोलना पड़ता है, समझ होनी चाहिए। तो इसीलिए पंचायत स्तर पे वो चलेगा जहां पे पति ही पत्नी के जरिए लड़ने लगा और पत्नी सिर्फ ठप्पा लगाने के काम में लाई जाने लगी। यह परिस्थिति तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से नजर भी आई। लेकिन क्या पार्लियामेंट के भीतर इन चीजों को लेकर अब जो सवाल उठ रहे हैं, उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे केसीआर की पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, पीडीपी हो, टीएमसी हो, जेडीयू हो, एनसीपी हो, सीपीआई हो, आरएलडी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, में इन पार्टियों का नाम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि मार्च के महीने में दिल्ली में एक रैली बुलाई थी टीआरएस ने। उस समय केसीआर की बेटी के कविता उसकी अगुवाई कर रही थी और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे वहां पहुंचे थे। कांग्रेस नहीं पहुंची थी। कांग्रेस का कहना था इस मुद्दे को तो हम पहले से उठाते चले आ रहे हैं। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, जब हमने इस बात का आपसे जिक्र किया कि आबादी के आधार पर टॉप में यूपी नंबर 1 पे है। अब यूपी की जो जनसंख्या थी वह 19 करोड़ हुआ करती थी 2014 में, और उसके बाद अब की स्थिति बढ़ते बढ़ते ये 23-24 करोड़ पहुंच चुकी है। कहां पर लोग बढ़े हैं, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़े हैं, कोई आकलन किया जाएगा ना। और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जब चीजें परखी जाएंगी और उसके बाद जब परिसीमन टीम बनाई जाएगी तो उसके पास भी एक बेस होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, भारत के भीतर में यहां के लोगों को लेकर सरकार चाहे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को लेकर जिक्र करे, चाहे दलितों को लेकर जिक्र करे, चाहे पासमानदा समाज को लेकर जिक्र करे, चाहे वह इस देश के भीतर में हर उस तबके को लेकर जब जिक्र करने शुरू करती है तो वह एक हवा में फेंका गया ऐसा गोला होता है जिसके जरिए उस तबके को महसूस होता है, हां सरकार तो कुछ सोचती तो है हमारे बारे में, लेकिन सवाल है वो इंप्लीमेंट कहां तक हो पा रहा है। क्योंकि जो हमारी टीम ने निकाल कर दिया उसमें बताया कि जो किसान सम्मान निधि का दायरा है उसमें एक बात तो निकल कर आई कि जो भी अलग अलग जो 4-4 महीने में 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं वो वेरी करते हैं हर 4 महीने के बाद, सबको नहीं मिलता है। दूसरी बात, एवरेज निकालिएगा तो वो तकरीबन 45 से 62% के बीच ही रेंगते रहता है। यानी किसी को पहली बार मिला होगा तो दूसरी बार नहीं मिलेगा, तो तीसरी बार भी नहीं, चौथी बार मिलेगा तो उसको लगेगा चलो मिल तो रहा है। एक ऐसी परिस्थिति में चीजें चलती हैं। दूसरी बात यह आ गई सामने कि ये सारी चीजों में एससी और एसटी का जिक्र हो रहा है तो ओबीसी का जिक्र क्यों नहीं किया गया, ये राजनीतिक तौर पर चीजें निकल कर आई। लेकिन जरा आप समझिए, मौजूदा वक्त में महिलाओं को लेकर राजनीतिक तौर पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की मानसिकता क्या रही है। 21वीं सदी में कांग्रेस और बीजेपी ने कितने परसेंट टिकट दिए? कांग्रेस ने जनरल कैटेगरी में 9.5% टिकट दिया, बीजेपी ने 8.6% को टिकट दिया। शेड्यूल कास्ट में यानी दलितों की तादाद में देखिएगा तो कांग्रेस ने 12.5% टिकट दिया, बीजेपी ने 5.9%, 6% से भी कम टिकट दिया। आदिवासियों को लीजिएगा 14.8% को टिकट दिया कांग्रेस ने, 6.7% को टिकट दिया बीजेपी ने। पहला राउंड यह है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रही हैं हमारी वजह से ये चीजें हुई हैं। तो महिलाओं को लेकर दोनों की स्थिति में यहां आप कहेंगे कांग्रेस जीत गई। लेकिन दोबारा लौटिए, लोकसभा के भीतर फिलहाल 15% महिलाएं हैं, 78 उनकी तादाद है। राज्यसभा में तकरीबन और कम है, 13% है, 31 महिलाएं हैं। लेकिन इस देश के विधानसभाओं के भीतर चले जाइएगा तो 10% से कम महिलाएं आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, असम में, गोवा में, केरल में, हिमाचल में और तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 10% से भी कम महिलाएं विधानसभा पहुंची है। मैक्सिमम पहुंची हैं तो छत्तीसगढ़ में
परसेंटेज कितना है 14.4%। बंगाल दूसरे नंबर पर 13.7%। झारखंड तीसरे नंबर पर 12.35%। दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 10 से 12% के बीच में डोलते रहते हैं। अब यहां पर जो आखिरी सबसे बड़ा सवाल है, अगर सरकार ने बेस तैयार किया ही नहीं है तो इस बात का जिक्र इस दौर में क्यों किया गया? जाहिर है सरकार का रिसर्च अब बताने लगा है कि जिस देश के भीतर में महिलाओं को 1,000 रुपए पंजाब में दिए गए और आम आदमी पार्टी आ गई, कर्नाटक के भीतर 2,000 रुपए देने का वादा किया गया और कांग्रेस जीत गई, बिहार में लड़कियों को साइकिल बांटी गई, नीतीश कुमार को कोई डिगा नहीं पाया, और अब मध्य प्रदेश के भीतर 2,500 रुपए देंगे, इसका जिक्र कांग्रेस कर रही है। तो एक बात साफ आ गई कि महिलाएं, इनको आप अलग अलग तरीके से बांट नहीं सकते हैं। महिलाओं की अपनी राजनीतिक ताकत और महिलाओं की अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां दोनों कमोवेश किसी भी समाज विशेष के बीच में कोई बहुत अलग नहीं है, और इस पूरे तबके को अगर लुभाना है तो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र करना होगा कि हां, हम इस रूप में अब महिलाओं के हक में आकर खड़े हो गए हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे इस देश में आरक्षण का जिक्र होता है, लेकिन सरकार ने इस देश के भीतर में जो सरकारी नौकरियां होती थी उसको खत्म कर दिया। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दे पाने की दिशा में सरकार बढ़ नहीं पाती है। तो इस देश के भीतर में नौकरियां नहीं हैं, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था हम करेंगे, और जो जिंदगी की जरा से भी सुविधाएं मिल जाएं किसी भी रूप में, चाहे वो एडमिशन को लेकर हो, चाहे एक प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलने को लेकर हो, हर छोटी से छोटी चीज को राजनीतिक तौर पर ही आपको मिलेगा, यानी आपका कोई हक नहीं है। सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देती है जो सब्सिडी दे रही है और वेलफेयर योजना का ऐलान कर रही है। सरकार अपने वोट बैंक की मानसिकता से इस देश को उस मानसिकता में कन्वर्ट कर देती है जहां पर वोटरों को लगने लगे सरकार ये हमारी है क्योंकि हमको देती है। यह देश का पैसा है, यह देश के संसाधनों की लूट से निकला हुआ पैसा है। यह इस देश के संविधान के मातहत जो बड़े तबके को एक बराबर लाने की सोच थी उसको खारिज करके कॉरपोरेट के हाथ में इस देश की संपत्ति को सौंपकर उस कॉरपोरेट से चंद हाथों में पैसा बटोरने वाला पैसा है। यानी जो इस देश में संविधान कहता है कि यह आपका हक है, उस हक को राजनीतिक दलों ने कहा हम दे रहे हैं, और इसी की होड़ में इस पूरे देश को लाकर खड़ा कर दिया गया। और इसी दायरे में महिला आरक्षण को कहीं लाकर खड़ा तो नहीं कर दिया गया है, क्योंकि कोई तारीख नहीं, कोई आधार नहीं, और शायद इसीलिए हमने आपसे शुरू में कहा था इस देश को चलाने वाले क्या वाकई संविधान पढ़ते हैं? कभी इन्होंने संविधान पढ़ा है? उसमें जिंदगी जीना ही नहीं, यहां तक कि पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको भी लेकर हक का जिक्र किया गया है। रोजगार तो बहुत शानदार है, पहले से ही है, अभिव्यक्ति की आजादी का भी जिक्र है, लेकिन जीने की न्यूनतम से न्यूनतम जरूरतों का जिक्र भारत के संविधान के भीतर है, जिस संविधान को दफन करके राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो जो हर 5 बरस में जारी करते हैं और बताते हैं कि हमको चुन लीजिएगा तो हम आपको ये देंगे। यह देने वाला एस्पेक्ट संविधान में दर्ज है, ये आपको देना ही है। तो किस मानसिकता के तहत भारत की राजनीति रेंगती है? और अब संविधान पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन जिस संविधान सभा ने संविधान को बनाया, उसी संविधान सभा के नाम पर हमारी पुरानी पार्लियामेंट की इमारत अब सामने खड़ी है। मौका मिले तो घूम आइए, समझ लीजिए, और मौका मिले तो चले जाइए पार्लियामेंट एनेक्सी में और वहां जाकर पढ़ लीजिए उस पार्लियामेंट में अपने हक और अधिकारों का जिक्र, और एक क्षण के लिए पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को निकालिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए जो हमारे और आपकी अधिकार हैं, उस अधिकार को देने की एवज में यह लोग चाहते हैं कि इन्हें चुनाव जिताया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।